हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एमपी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश में 1857 के बाद में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने भी सत्याग्रह हुए हैं, मैसेकर्स हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करा था। अब जो हमारा ये वाला लेक्चर है, इसमें हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखेंगे रीजन वाइज। इंदौर में क्या हुआ, ग्वालियर में क्या हुआ, जबलपुर में क्या हुआ, इस तरीके से हम पर्टिकुलर रीजन को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे मध्य प्रदेश में किस तरीके की गवर्नमेंट थी। हमने तब 1857 की रिवॉल्ट देखी थी, तो हमने देखा था कि जो भोपाल वाला रीजन है वहाँ पे नवाब्स का रूल था। इंदौर वाला जो रीजन था वो प्रिंसली स्टेट था, वहाँ होलकर्स का रूल था। ग्वालियर वाला जो रीजन था वहाँ सिंधियास का रूल था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। और कुछ पार्ट ऐसा था, जैसे हमने नागपुर के बारे में देखा था कि वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जो सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन था वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता था ब्रिटिशर्स के। और उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का। ओके, ये जो मैप है आपको ये दिख रहा है, ये जो सेंट्रल प्रोविंस वाला पार्ट है, ये नागपुर इसकी कैपिटल थी। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खंडवा, ये वाला जो रीजन है ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट आता था। ओके, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो उनकी जो एट्रोसिटीज़ थी, एक्सप्लॉयटेशन था, वो इस रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। हम सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो प्रेजेंट डे जबलपुर, मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा वाला जो रीजन है वो सब डायरेक्ट सेंट्रल प्रोविंस में आता था, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो हम देखते हैं कि इस रीजन के अंदर डिस्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी उसके कारण यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस था एज़ कम्पेयर टू जो लोग प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे। और यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं कि नेशनल कांग्रेस की ब्रांच भी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो गई थी। अब जो रिमेनिंग पार्ट था मध्य प्रदेश का, वो प्रिंसली स्टेट्स थे मैक्सिमम, जैसे कि इंदौर वाला रीजन हो गया, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल एक्सेट्रा, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। ओके, हम देखते हैं कि जब 1857 की रिवॉल्ट होती है, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ में डिस्प्यूट होता है ब्रिटिशर्स का। इसके बाद में ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। वो प्रिंसली स्टेट्स को अब कंट्रोल करना कम कर देते हैं, और जो वहाँ के किंग्स होते हैं, जिनका भी वहाँ पे रूल होता है प्रिंसली स्टेट में, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने में, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने लगे, जिसके कारण जो डिस्ट्रेस था प्रिंसली स्टेट में वो कम था एज़ कम्पेयर टू जो एरियाज़ डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे ब्रिटिशर्स के। प्रिंसली गवर्नमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज रिलेटिवली सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट। प्रिंसली स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी उनको एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ब्रिटिशर्स की वजह से, और इसलिए जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो हम प्रिंसली स्टेट में स्लो देखते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल प्रोविंस वाले रीजन में। जो पैट्रियट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे और जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनना चाहते थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरे रीजन में जाया करते थे। और उसी तरीके से हम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय के, जब उन्हें छुपना होता था और जब स्केप होना होता था तो वो मेनली प्रिंसली स्टेट्स में जाके छुप जाते थे। ओके, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थे या जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे रेवोल्यूशन के, वहाँ पे किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमको देखने के लिए मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदौर के बारे में। इंदौर में 1857 के बाद में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमने नहीं देखी। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने मिलती हैं। जैसे 1907 में यहाँ पे ज्ञान प्रकाश मंडल की इस्टेब्लिशमेंट हुई। नेशनल आइडियाज़ क्या होते हैं, नेशन क्या होता है, उसका आइडिया स्प्रेड करना, प्रोपोगेट करना यहीं से स्टार्ट हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है कि ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर में कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1907 में। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य
फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया और ये जो फेस्टिवल था इसके चेयरमैन थे गांधी जी। और जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए इंदौर वाले रीजन में तो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। ये जो नया आइडिया आया था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारा खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, सोवरिन स्टेट होना चाहिए, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे। और इसी के बाद में कांग्रेस की ब्रांच 1920 में इंदौर वाले रीजन में इस्टेब्लिश हो गई। 1920 में तब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई तो इंडिजीनियस क्लोथ्स के यूज़ करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिसिटी हुई और कन्हैया लाल खादीवाला इन्होंने इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें भी इंदौर के लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट करा। लार्ज नंबर ऑफ पैट्रियट्स, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पब्लिक असेंबलीज, प्रजा मंडल, ट्रेड यूनियन, कांग्रेस और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफ़ी समय तक क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1946 में जो प्रजा मंडल होती है, ये इंडिपेंडेंस का टाइम आ चुका था, इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी इंडिया को, तो प्रिंसली स्टेट था इंदौर, वहाँ पे होलकर्स का रूल था। तो जो प्रजा मंडल जो यहाँ पे एक असेंबली एसोसिएशन बनी थी, उन्होंने फोर्स किया इंदौर के राजा को, अल्टीमेटम दिया कि विथ इन 1 ईयर वो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें। और हम देखते हैं कि सितंबर 1947 के अंदर इंदौर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। इसके अलावा एक और पर्सन है जिनका नाम इंदौर उज्जैन वाले रीजन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है त्रिम्बक दामोदर। इनकी जो बुक थी उसने बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक मीटिंग्स इन उज्जैन वाले रीजन में पब्लिक मीटिंग्स हो, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा त्रिम्बक दामोदर की बुक्स का। तो त्रिम्बक दामोदर का नाम इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं भोपाल भी एक प्रिंसली स्टेट था, नवाब्स का रूल था यहाँ पे। हम देखते हैं यहाँ पे मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में हम पर्सनालिटीज़ में भी डिस्कस करेंगे। ये फॉरेन में रहते थे, अब्रॉड में रहते थे, बट वहाँ पे रहकर भी इन्होंने जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट थी उसके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करा। ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी 1950 में उसके, और ये जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी इस्टेब्लिश हुई थी काबुल में। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली भोपाल से ही बिलोंग करते थे। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो भोपाल में 1934 से स्टार्ट हुई। इसी साल यहाँ पे जो शकीर अली खान करके एक पर्सन थे, उन्होंने सुबह वतन करके एक उर्दू वीकली स्टार्ट करा, और हिंदू महासभा जो भोपाल वाले रीजन में इस्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने एक वीकली स्टार्ट करा हिंदू वीकली जिसका नाम था प्रजा पुकार। तो इस रीजन में 2 वीकली स्टार्ट्स हुए 1934 में, सुबह वतन और प्रजा पुकार। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1938 के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम लीडर्स होते हैं भोपाल के, वो एक साथ इस्टेब्लिश करते हैं प्रजा मंडल। तो ये प्रजा मंडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है, हर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इस्टेब्लिश हुई है, बट भोपाल की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि 1938 में इस्टेब्लिश हुई। गांधी जी 1939 में भोपाल आए और 1942 में प्रजा मंडल एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन के रूप में इमर्ज हुई। 1946 में एग्रीमेंट हुआ प्रजा मंडल के बीच में और भोपाल के नवाब के बीच में। 1946 ही वो समय था जिसके बाद में जो भोपाल सिटी थी वहाँ पे एक लाउड मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन सपोर्ट टू द मर्जर। जब 1946-47 का हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो मैक्सिमम जो राजा थे, या जैसे भोपाल स्टेट के जो नवाब थे, वो इंडिया में अपने आप को मर्ज नहीं करना चाहते थे, वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। बट जो वहाँ पे लोग रहते थे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, और इसलिए हम उस पर्टिकुलर रीजन्स में काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं, और वही चीज़ हमको भोपाल में भी देखने के लिए मिली। भोपाल में हम देखते हैं कि 1946 में प्रजा मंडल और नवाब के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद में काफ़ी लार्ज स्केल पे
भोपाल के अंदर मर्जर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसके बाद में मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके अलावा सूरजमल जैन, प्रेम श्रीवास्तव, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये इंडिया में मर्ज होना चाहते थे उस समय, और भोपाल स्टेट एक सेपरेट स्टेट के रूप में रहना चाहता था। वहाँ के जो नवाब थे वो ये चाहते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये मर्जर का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वुमेन्स ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। जो भोपाल स्टेट के नवाब थे उनकी गवर्नमेंट ने हैविली टॉर्चर करा यहाँ के लोगों को जिन्होंने भी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करा था। फुल स्ट्राइक चली मार्केट में फॉर 22 डेज। प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट एट्रोसिटी बाय द गवर्नमेंट। तहसील लाइक बरेली, सीहोर, उदयपुर, यहाँ पे हमको एजिटेशन देखने के लिए मिला लाइक अ फायर। जो एजिटेशन था यहाँ पे आग की तरह फैल गया था। कहाँ पे? बरेली, सीहोर, उदयपुर, ये तहसील है भोपाल की। इसके बाद में हम देखते हैं कि बोरस घाट करके उदयपुर तहसील में एक प्लेस है, वहाँ पे एक फायरिंग का इंसिडेंस होता है, और ये जो फायरिंग होती है उसके अंदर कुछ लड़के जिनके हाथ में ट्राई कलर फ्लैग होता है उनकी डेथ हो जाती है, जिनके नाम थे छूटे लाल, धान सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह। इनको मार्टेड वन माना गया। इसके बाद में ये जो इंसिडेंस हुआ था बोरस घाट जो प्लेस है वहाँ पे, इसके बाद में लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इनको भोपाल भेजा गया सिचुएशन को संभालने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय सिचुएशन कितनी ग्रीम हो चुकी थी। ओके, ये वो समय था जब जो भोपाल के नवाब हैं वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, और जो यहाँ के लोग थे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। जो भोपाल का कैबिनेट था उसको डिसॉल्व कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द डिटेनीज गॉट मास रिलीज, और उसके बाद में नवाब के साथ 4 महीने की टॉक हुई, और इन द एंड 1949 पे जो भोपाल प्रिंसली स्टेट था वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। एग्रीमेंट ऑफ एसेशन भोपाल के नवाब ने साइन कर दिया। ओके, जो स्टेट ऑफ भोपाल था उसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था ऑन 1 जून 1949 को, और ये पार्ट सी में इंक्लूड किया गया था। अभी पार्ट सी, ए, बी, सी, डी 3 तरीके के पार्ट थे। तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो जितने भी रीजन्स थे, स्टेट्स थे, उनको अलग अलग पार्ट्स में इंक्लूड किया गया, और भोपाल स्टेट पार्ट सी में था, जिसको गवर्न करते चीफ कमिश्नर, और ये जो चीफ कमिश्नर थे इनको अपॉइंट करने वाले थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में हम देखते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, तो यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी थी वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रही थी, क्योंकि डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लोगों में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो जबलपुर है उसका फ्रीडम मूवमेंट्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जो स्टूडेंट थे रॉबर्टसन कॉलेज के, यहाँ का जो रॉबर्टसन कॉलेज था वो काफ़ी फेमस था। यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई और इनके जो कलीग्स थे उन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चिदम्बरम पिल्लई थे ये रिलेटेड है कामगाटा मारू इंसिडेंट से। ये इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स है जिसके बारे में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर रहे हैं ये इंडिया के, वो यहाँ पर आए थे 1916, 1917। महात्मा गांधी जी भी यहाँ पर आए थे 1921 में, और यहाँ पर स्वराज निधि फंड बनाया गया जिसमें 20,000 रुपीज़ को कलेक्ट किया गया। यहाँ पर 1923 में फ्लैग सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। फ्लैग सत्याग्रह क्या है ये हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जबलपुर की जो म्यूनसिपल बिल्डिंग है वहाँ पे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने फ्लैग को होस्ट करना चाहा, जिसके कारण वहाँ के जो यूरोपियन कमिश्नर थे उन्होंने उस फ्लैग को कुचल दिया, हटा दिया, जिसके कारण यहाँ पे ये फ्लैग सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और ये जो प्रोटेस्ट था ये मेनली पंडित सुंदरलाल और सुभद्रा कुमारी चौहान ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे।
इसके बाद में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, उसमें भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद, इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जबलपुर में। इसके बाद में हम देखते हैं 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो उस समय भी काफ़ी सारी स्ट्राइक्स देखने के लिए मिली हमको जबलपुर वाले रीजन में, और प्रोसेशंस निकाले यहाँ के लोगों ने सपोर्ट करने के लिए नेशनल मूवमेंट को और इंडिपेंडेंस को। 1945 में जब इंडियन सोल्जर्स को परसिक्यूशन हुआ उनका, उस समय भी जबलपुर ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो रॉयल इंडियन आर्मी नेवी के जो रिबेलियंस थे उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोसेशंस निकले, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई। इसके बाद में हम देखते हैं विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र मेनली जो रीवा, सतना, पन्ना, दमोह ये वाला जो रीजन है उसे हम विंध्य क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट्स, फ्रीडम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी उसमें रीवा स्टेट ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करा था, फोर्थ फ्रंट पे था रीवा स्टेट विंध्य क्षेत्र में। क्योंकि रीवा इलाहाबाद से लगा हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए हमको मिलती हैं। 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद में कि ब्रांच बघेलखंड वाले रीजन में भी इस्टेब्लिश कर दी गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1931 में, तो जो नेशनल एक्टिविस्ट ऑफ रीवा थे उनको परसिक्यूट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो मेन वर्कर्स थे रीवा के जो इन्वॉल्व थे इस एक्टिविटीज़ में वो थे पंडित शुभनाथ शुक्ला और इसके अलावा कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नाम है, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह और शंभुनाथ शुक्ला। इसके बाद हम देखते हैं कि रीवा स्टेट में भी प्रजामंडल ऑर्गेनाइज किया गया। हम देखते हैं कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे प्रजामंडल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया, उसी तरीके से रीवा में भी ऑर्गेनाइज किया गया, इंदौर में भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो इसका ऑफिस था रीवा स्टेट की प्रजामंडल का वो छतरपुर में था। किंग से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड रखी इस एसोसिएशन ने। डिमांड इंटेंसिफाइड हो गई 1947 में, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्रिंसली स्टेट ऑफ विंध्य रीजन था उसने एग्रीमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर दिया और यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। ओके, तो हम देखते हैं कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे प्रजामंडल नाम की एसोसिएशन बनी, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था जो वहाँ के किंग्स हैं उनसे डिमांड करना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके बाद में हम देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर भी प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पे सिंधियास का रूल था। ओके, ये काफ़ी बड़ा रीजन था, भिंड से लेकर मंदसौर तक के पार्ट को कवर करता था। क्योंकि ये दिल्ली से लगा हुआ पार्ट है, ग्वालियर काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे नेशनल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी लार्ज स्केल पे थी, काफ़ी लार्ज स्केल पे स्प्रेड भी हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट हम देखते हैं 1905 के आसपास। उसके बाद में स्वदेशी एग्जीबिशन हमको देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे एक प्लेस है मुरार, वहाँ पे। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था ग्वालियर वाले रीजन में। गेंदालाल दीक्षित और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं जो काफ़ी बार ग्वालियर वाले रीजन में छुपे थे ब्रिटिशर्स से बचने के लिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उस समय के, जो नेशनलिस्ट होते थे, वो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए कई बार प्रिंसली स्टेट्स में छुप जाते थे। तो ये ग्वालियर वाले रीजन में गेंदालाल दीक्षित और चंद्रशेखर आज़ाद कई बार छुपे थे। इसके अलावा हम देखते हैं 1930 में फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। इसमें मेन थे बालकृष्ण शर्मा, गिरिधर लाल, रामचंद्र सरवते और स्टीफन जोसेफ। ये मेन पीपल थे जिनको पनिश किया गया था इन कनेक्शन विद द रिसीविंग आर्म फ्रॉम अब्रॉड एंड सेंडिंग देम टू द रिवॉल्यूशनरी इन 1932। मतलब कि ये लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। बालकृष्ण शर्मा, गिरिधर लाल, रामचंद्र सरवते और स्टीफन जोसेफ। इसके अलावा हम देखते हैं 1937 में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ग्वालियर स्टेट पब्लिक असेंबली इस्टेब्लिश की गई, और ये असेंबली ने डिमांड करी रिस्पॉन्सिबल रूल की फ्रॉम द किंग।
यहाँ पे प्रजामंडल नहीं इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे पब्लिक असेंबली इस्टेब्लिश हुई ग्वालियर स्टेट की। 1940 में हम देखते हैं कि जो शिवपुरी सिटी ऑफ ग्वालियर थी वो सेंटर बन गई कांग्रेस का, और विश्वनाथ गुप्ता ऑफ शिवपुरी ये 2 ईयर के सेंटेंस के लिए गए फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो शिवपुरी वाले रीजन में इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने करा था? विश्वनाथ गुप्ता ऑफ शिवपुरी ने। ठीक है, विश्वनाथ गुप्ता, ये याद रखिएगा। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये स्टार्ट हुआ था जबलपुर से, जहाँ पे विनोबा भावे ने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। इसको सपोर्ट किया गया ग्वालियर के रीजन के लोगों के द्वारा बाय पब्लिक मीटिंग, और ह्यूज एग्जीबिशंस और स्ट्राइक्स की गई इस पर्टिकुलर रीजन में। जो इम्पॉर्टेंट जो हमने प्रिंसली स्टेट्स वगैरह पढ़े, ग्वालियर पढ़ा, विंध्य क्षेत्र पढ़ा, जबलपुर पढ़ा, इंदौर पढ़ा, भोपाल पढ़ा, उसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजन्स में हमको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली। इनफैक्ट छोटे छोटे स्मॉल टाउन, सिटी, हर जगह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी। सबसे ज़्यादा धामात्री करके प्लेस है वहाँ पे, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, भानपुरा, गढ़कोटा, डिंडोरी, डोंगरगांव, तो काफ़ी सारे एरिया में लार्ज स्केल में हमको नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। तो ये हमने देखा कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो रीजन वाइज कैसी हुई और मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजन में क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे जिनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा फ्रीडम के लिए फ़ाइट करने में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन देखेंगे हम कि कहाँ पे कौन सी एसोसिएशंस बनी, और हम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखेंगे जिनका रोल रहा 1857 के बाद इंडिपेंडेंस की रिवॉल्ट में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बनाऊँ। थैंक यू।